कल को गए, सर ये मेरे फूफा हैं, इनसे भी अपनी प्लेट साफ करा लीजिए, इनको भी कुछ पैसे दे दीजिएगा। कहेगा ठीक है, ले आओ, कल से इसको 1 रुपया देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी मजे ले रहे होंगे इस सीरीज के, पढ़ाई के और आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस एपिसोड में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं बहुत तेजी के साथ चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कई बार हमारे नाक में दम कर देते हैं एग्जाम्स में। जब भी यहां से क्वेश्चन आता है तो हमें यही नहीं समझ आता है कि आखिर पूछा क्या जा रहा है या हमें क्या याद रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर तरीके से समझे तो। पहले हमें यह समझना होगा कि चार्टर एक्ट दरअसल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसके कई सालों के बाद, ये लोग तो सन 1600 में आ गए थे, लेकिन चार्टर एक्ट जो पहला आया यह 1793 में आया। एक सर्टेन टाइम के बाद पता लगा कि एक कंपनी करप्शन में लिप्त होती चली जा रही है और कंपनी के अधिकारी ज्यादातर करप्शन में लिप्त है, घूसखोरी में लिप्त है। तो उस टाइम पर कंपनी को देखते हुए यह निर्धारित किया गया कि ये जो चार्टर एक्ट है ये हर 20 साल में लाए जाएंगे। हर पिछले 20 साल को हम लोग रिव्यू करेंगे और उसके बाद उस आधार पर कंपनी कैसे चल रही है उस पर नए नियम और कानून बनाएंगे। इन्हीं को चार्टर एक्ट कहा गया। तो आप यहां पर देख सकते हो, पहला चार्टर एक्ट 1793 में आया, दूसरा 1813 में 20 साल के बाद, फिर 20 साल के बाद 1833 में और उसके बाद 1853 में। तो टोटल आपको 4 चार्टर एक्ट ध्यान रखने हैं। अब सवाल यह बनता है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा वहां पे। क्वेश्चन बस ऐसे बनता है कि इन चारों चार्टर एक्ट में क्या क्या बदलाव किए गए। अगर आप इतना समझ लो तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट है इसके तहत क्या बदलाव किए गए, तो देखो पहला बदलाव यह किया गया, कंपनी के अधीन सभी प्रांतों का शासन उस प्रांत के गवर्नर और उसकी परिषद के अधीन कर दिया गया। मतलब यहां पर क्या किया गया कि कंपनी के अंडर में जितने भी प्रिंसली स्टेट आते थे, मतलब प्रांत आते थे, वहां के लिए एक अलग से गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई। कि मतलब ये क्लस्टर मैनेजमेंट वाली पॉलिसी लाए। इन्होंने कहा ये प्रांत आपको दे दिया, अब इस प्रांत की जिम्मेदारी तुम्हारी, अब इसकी सारी रिपोर्ट हम तुमसे लेंगे। ये प्रांत की जिम्मेदारी मिस्टर ए की है, इस प्रांत की जिम्मेदारी मिस्टर बी की है, इस प्रांत की जिम्मेदारी मिस्टर जेड की है। आप लोग अपने अपने प्रांत में डेवलपमेंट करके वहां पर पॉलिसी अप्लाई करके हमें रिपोर्ट करिए। दूसरी चीज, कंपनी के सभी बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजकोष से देना तय हुआ। देखो अभी तक क्या होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे या जो कर्मचारी थे, इनका वेतन पता है कैसे आता था, इनकी सैलरी, काम तो ये यहां पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता था कि इन्होंने महीने में मान लो 25 दिन काम किया। ठीक है, मान लो मिस्टर ढपोर संघ ने महीने में 25 दिन काम किया, तो भैया ढपोर संघ की सैलरी 25 दिन के हिसाब से बनेगी। इसको लिख दिया गया इस तरीके से। और ये मिस्टर लल्लू लाल है, मान लीजिए मिस्टर लल्लू लाल ने 30 दिन काम किया है, तो इनकी सैलरी 30 दिन के हिसाब से बन गई। ऐसे सबकी सैलरी बना के ब्रिटेन भेजा जाता था। अब ब्रिटेन से वो पैसा पास होता था और यहां पर आके फिर कंपनी में बंटता था। तो कंडीशन ये हो जाती थी कि आपने काम किया जनवरी के महीने में और आपका वेतन आ रहा होता था मई के महीने में या अप्रैल के महीने में। 3 से 4 महीने बाद वेतन आता था, जिसकी वजह से यहां पर कंपनी के जो अधिकारी थे या कर्मचारी थे ये धीमे धीमे घूसखोर होने लगे। जब जेब में पैसा है नहीं तो घूसखोरी की ही सोचेंगे, पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। तो ये देखते हुए तय ये हुआ दूसरी चीज कि अब कर्मचारियों का वेतन जो है वो भारत के ही राजकोष से दिया जाए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर कमा रही है उसी राजकोष से दिया जाएगा। तो ये 2 बदलाव हुए थे 1793 के चार्टर एक्ट में। इसके बाद देख लेते हैं 1813 के चार्टर एक्ट में क्या क्या हुआ। पहली चीज ये हुआ, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मिशनरियों को अनुमति प्रदान की गई। इनको यह बोला गया कि आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो। भारत में ईसाई धर्म को फैलाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो मिशनरीज थी उनको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आदेश पास किया गया कि आपको खुली छूट है, आप भारत धर्म में खूब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करिए। दूसरी चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।
अब तक इनके कई सारे घूसखोरी के नमूने क्या हुए और डाइवल्ज हुए। ब्रिटेन ने यह सोचा, मतलब इनकी सरकार ने वहां लंदन से यह सोचा कि भैया अगर इनका वेतन अगर हम टाइम पे कर देंगे तो ये जो इनकी गंदी आदत है ये छूट जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए तो बोलते हैं गंदी आदतें जल्दी छूटती नहीं है। इनकी घूस लेने की आदत हो गई, अब ये आदत फिर भी नहीं छूटी। तो जब 20 सालों में देखा गया कि पिछले 20 सालों में वेतन तो सही से आ रहा है, उसके बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार घूसखोरी में लिप्त है, तो क्या किया गया, इनसे सारे व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए। इनको बोला गया ना तुम नील की खेती करोगे, ना अफीम की खेती करोगे, कोई खेती नहीं करोगे, सिर्फ चाय की खेती करो बेटा तुम, और उसी को बेचो चाइना के बाजार में। तो केवल चाय की खेती के लिए इनको बस छोड़ा गया, बाकी सब इनसे अधिकार ब्रिटिश सरकार ने ले लिए। तीसरी चीज, भारतीय व्यक्तियों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। ये हाथी के दांत दिखाने के थे, केवल खाने के दांत। आप खुद सोचो, पूरे भारत में भारतीयों को शिक्षित करने के लिए, हायर एजुकेशन देने के लिए 1 लाख रुपए में कैसे काम चलेगा। मुझे पता है उस टाइम पर पैसे की वैल्यू कुछ और थी, लेकिन फिर भी उस टाइम पर ब्रिटिशर्स मैसूर के शासकों से, हैदराबाद के निजामों से 27-27 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए लेते थे। और जब शिक्षा की बात आई, भारतीयों को शिक्षा देने की, तो 1 लाख रुपए आपने सैंक्शन किया। इसके बाद 1813 के बाद जो तीसरा चार्टर एक्ट है 1833 का, इसमें काफी चीजें हुई, जैसे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, मद्रास का गवर्नर जनरल अलग, बॉम्बे का गवर्नर जनरल अलग। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो नहीं रहा, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। अब इसका फर्क क्या पड़ा, इसका फर्क यह पड़ा कि जो मद्रास वाला गवर्नर जनरल है और जो बॉम्बे वाला गवर्नर जनरल है, उसको, इन दोनों को रिपोर्ट करना पड़ा किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो अब इन दोनों को यार दिक्कत हो गई कि यार अभी तक तो बंदा हमारे साथ हुआ करता था, हमारे ओहदे का था, लेकिन अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, ऐसा कैसे, हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो इनके बीच में फिर से मतभेद होने लगे। इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया था। वही चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं, जिसकी वजह से डिस्प्यूट होने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को फिर समाप्त कर दिया गया। इनके व्यापारिक अधिकार और छीन लिए गए अगले चार्टर एक्ट में, क्योंकि इनकी घूसखोरी कम नहीं हो रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बदलकर कंपनी ऑफ मर्चेंट इंडिया कर दिया गया, ताकि इनके दिमाग ठिकाने आ जाए और ये चीज समझ ले कि अब ये सिर्फ व्यापारी हैं, अब ये शासन नहीं यहां पर कर रहे हैं। इस एक्ट के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले विधि आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य भारतीय कानून का निर्माण और उसका वर्गीकरण करना था। मतलब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड मैकाले कमेटी कौन से चार्टर एक्ट के तहत लाई गई थी, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लाई गई थी। और इसका काम क्या था कि भारत के अंदर भारतीयों के वेलफेयर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक कानून का, उसे डेवलप किया जाए। इस अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवकों के चयन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। मतलब 1833 के चार्टर एक्ट में यह बात कही गई कि सिविल सेवा के लिए एक चयन प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें भारतीयों को मौका मिले। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी भी प्रकार के रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन केवल बात ही हुई, ग्राउंड लेवल पर रियलिटी कुछ और थी, ऐसा हो नहीं पाया। इसका विरोध होने लगा इनके डायरेक्टर्स के ही द्वारा और इन्हें खुद ही इसे बंद करना पड़ा। तो भारतीयों को कोई फायदा नहीं मिला इसका। इसके बाद आखिरी वाले पे आ जाते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। मतलब अब यह कर दिया गया कि जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसको कौन सी शक्तियां दी गई, उसको प्रशासनिक शक्ति दे दी गई। और विधायी की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति कहां से पास होने लगी, ब्रिटेन से। इनको कहा गया अब तुम कानून नहीं बनाओगे, अब तुम केवल यहां पर शासन करो, बाकी हम देख लेंगे। जो ब्रिटेन से ऑर्डर होता था वही यहां पर अप्लाई हो जाता था। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा से हुआ करता था और 2 जो होते थे ना वो नॉमिनेटेड होते थे। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल के लिए विधान परिषद का गठन किया गया। वही चीज है जिससे कि विधायिका धीमे धीमे रन होने लगी। कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन का सफल प्रावधान किया गया। मतलब जो चीज 1833 के चार्टर एक्ट में फेल हो गई थी वो यहां पर एक बार फिर से अप्लाई करी गई कि कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्तियों के लिए
प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान लाया गया। ठीक है, और साथ में इसी के तहत 1856 में प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, उन्होंने सिविल सेवा में चयनित होने का गौरव प्राप्त किया। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि पहले ऐसे भारतीय जिनका सिविल सेवा में चयन हुआ था, यह कौन से चार्टर एक्ट के अंतर्गत हुआ था? 1853 के। सेवाओं में नामजदी के सिद्धांत को खत्म कर दिया गया। मतलब अभी तक ये होता है, नामजदी का मतलब समझते हो? जैसे कि मैं हूं, अब मैं गया तो मैंने बोला अपने साहब को, साहब ये मेरा छोटा भाई है, इसको भी नौकरी में लगा लो। वो कहे ठीक है बेटा, कल से आ जाना, 10 रुपया ले जाना। कल को गए, सर ये मेरे फूफा हैं, इनसे भी अपनी प्लेट साफ करा लीजिए, इनको भी कुछ पैसे दे दीजिएगा। कहेगा ठीक है, ले आओ, कल से इसको 1 रुपया देंगे। समझ रहे हो ना? सर ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ हैं, इन्हें भी लगा लीजिए, ये है वो है। नामजदी का सिद्धांत चलता था, इसको खत्म कर दिया गया पूरे तरीके से। पूर्व अधिनियमों के विपरीत इनमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। 1853 के चार्टर एक्ट में अगले चार्टर एक्ट की कहीं पर भी कोई बात नहीं कही गई, जिससे कि यह निर्धारित हो रहा था धीमे धीमे कि शायद अगला चार्टर एक्ट ना आए, और ऐसा ही हुआ, अगला चार्टर एक्ट कभी नहीं आया। तो 4 चार्टर एक्ट में इतना थोड़ी मुश्किल है। अगर हम एक बार भी इसको कॉपी में लिख लें अपने तरीके से, जो मैंने आपको बताया, आप इसे लिख लो, आप कभी नहीं भूलोगे। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबाओ। जिनको नहीं पता है उनको शेयर भी करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसको छुपा कर मत रखो, नहीं तो सड़ जाएगा और आपके दिमाग को भी सड़ाएगा। तो तुरंत इस वीडियो को आगे बढ़ाओ और लाइक का बटन दबाना मत भूलो। कल फिर से एक नए एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आप मेरा फाउंडेशन बैच जीएस जीके का कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।